बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पहले 30 मैचेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए और अब कल से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान ये मार्का होगा। अगर रात के मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर मैच था, जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और जिस पर मुल्तान सुल्तान ने 185 रन का एक अच्छा टारगेट सेट कर दिया 186 का, जिसके ताकुब में जो कोयटा ग्लेडिएटर्स है वो सिर्फ 106 रन पर ही पवेली लौट गई। प्लेऑफ मरहले का मैदान जिस तरह मैंने कहा कि कल सजेगा। क्वालीफायर 1 में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। इब्तदाई मरहले में जहां स्टार बैटर बाबर आजम का बल्ला रन उगलता नजर आया, 498 रन के साथ बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं। वहीं पर उसामा मीर ने 21 बैटर्स को चलता किया और टॉप विकेट टेकर की पोजीशन पर कब्जा जमाया हुआ है। इन तमाम सूरत हाल पर टॉप बैटर कौन है, टॉप बॉलर कौन है, फील्डर, कैचेस वगैरह सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। इसके साथ मैं सईद ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, 30 मैचेस कंप्लीट हो गए हैं, आज रेस्ट डे है। कल से जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में प्ले ऑफ का मरहला शुरू होने वाला है। अगर कल के मैच की बात की जाए, मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लेडिएटर टॉस तो जीत लिया, फौरी तौर पर फील्डिंग का फैसला भी कर लिया, क्योंकि रात 9 बजे मैच है तो सोचा कि शायद बाद में मजा आए खेलने का, लेकिन 185 रन देख के 106 पे सारी टीम। देखिए, बात है अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती, चाहे आप पहले खेलें चाहे आप बाद में खेलें। मुल्तान जो है उनका एक मेथड है, वो आते हैं, वो अपनी विकेट्स थ्रो नहीं करते। आपको नज़र आता है कि अगर बाउंड्रीज की फ्लो ना हो तो रनिंग बड़ी अच्छी शुरू कर देते हैं। और अगर रिजवान की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए इस टूर्नामेंट में। तो अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो छक्के भी लगा रहे हैं, लेकिन जो बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी हम देख रहे हैं, जिस स्पीड से और जिस तरह वो गैप्स में बॉल पुश करते हैं। और इस एडिशन के अंदर क्योंकि बाउंड्रीज को लंबा किया गया, तो जितना अच्छा रिजवान ने इसको यूटिलाइज किया गैप्स को, रन परसेंटेज अभी ये बताएंगे, थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या है। सो मैंने जितने भी उनके मैचेस देखे हैं, सबसे ज़्यादा वो बंदा गैप्स में पुश करके और वो रनिंग कर रहा है। टूज सबसे ज़्यादा उसके हैं, थ्रीज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। हर बाउंड्री के बाद वो सिंगल की कोशिश करता है। डॉट बॉल्स परसेंटेज उसकी बहुत कम है। फिर उसके साथ उस्मान खान 3 मैचेस में बड़ा अच्छा खेले, कल भी आए, और कल भी क्योंकि कराची में स्पिनर्स को ज़रा एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है तो वो बाय दैट स्टैंडर्ड ही वो ठीक खेल रहे थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग पैकेज था जॉनसन चार्ल्स, क्योंकि अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी, लोकल प्लेयर को तो समझ नहीं आ रही थी कि उस्मान तारिक क्या करें, लेकिन चार्ल्स को समझ आ गई कि ये अंदर कौन सी बॉल आ रही है और बाहर, और जिस बॉल को वो अंदर लाए हैं उसको उन्होंने टांग पे छक्के मारे हैं, जिसको वो बाहर निकालते हैं उनको वो ऑफ स्टंप पे कट कर रहे थे। तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि जब वो पिक हो गए हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया उस्मान के लिए कि अब रन किस तरह रोकने। एंड सेम गोज फॉर जो है आपका दूसरा स्पिनर इब्रार की। अगर हम बॉलिंग देखें तो ये मिस्ट्री स्पिनर्स का मसला यही है कि वंस दे आर पिक्ड तो वो फिर बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलिंग बन जाती है। और अगर आपने 10 में 40-40 देते ही रहना है, और स्पिनिंग पिच के ऊपर भी अगर आपने 10 में 40 दे के 1-1, 2-2 आउट करने हैं, तो दैट इज़ नो बिग डील। ये इसका मतलब है कि आप मिड ऑफ इनिंग्स में कोई फ़र्क नहीं डाल सक रहे। जो इम्पैक्ट का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये स्पिनर्स का कोई फिर ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जिससे इनकी टीम को फ़ायदा हो। ठीक है जी। रिजवान की जिस तरह बात की, रिजवान ने कल 69 रन की इनिंग्स के लिए 47 बॉल्स पर और 76 जो हैं वो मेडन की हैं, 1 चौका है, 4 छक्के हैं। ज़रा रिजवान की बैटिंग दिखा दें जी। तो जनाब, यही वो रिजवान है जिनके बारे में कहा जाता था कि रिजवान जो है वो छक्का नहीं मार सकता। कल 4 छक्के मारे और क्या आउट क्लास इनिंग्स खेली है, जिसमें स्कूप शॉट भी देखने मिले, एक्स्ट्रा कवर पर छक्का चौका भी देखने में मिला। तो बट सब जितने भी गिले शिकवे थे, वे वैसे तो मुसलसल रिजवान पिछले सीजन में भी इसी तरह ही हमने देखा कि वो सारे जब से कराची से अलग होकर अलग दूसरी टीम में आए हैं, उनके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए कि रिजवान इनसे जो लैदा हुआ है ऐसा लगता है वो तर गया है वो ठीक हो गया, उसका काम चल पड़ा है। और आई थिंक रिजवान इनिशियली लाहौर कलंदर का भी हिस्सा रहे हैं और उसके बाद कराची में गए, बट उन्हें उस तरह से मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब वो इंटरनेशनल सीन पे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और उनका नाम बना, तो फिर फ्रेंचाइजेज ने रियलाइज़ किया। ये भी एक चीज़ है कि हमारे यहाँ फ्रेंचाइजेज भी सम टाइम टैलेंट को तब रियलाइज़ करती हैं जब वो इंटरनेशनली परफॉर्म कर जाता है। जब वो उनके पास होता है तो तब उसको वो मौके नहीं उस तरह से मिल रहे होते। हाँ, वो रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ये कितना वैल्यूबल प्लेयर है। ऑब्वियसली वो बाहर जाता है तो फिर तो सारी दुनिया के सामने उसके क्रेडेंशियल आ जाते हैं। बहरहाल रिजवान फैंटास्टिक, और इसके आगे इफ्तिखार ने भी अच्छा फिनिश किया 8 बॉलों में। रिजवान के स्टैट्स अहमद सईद साहब से जान लेते हैं। जिस तरह से बिटवीन द विकेट्स आप कह रहे थे कि उन्होंने रनिंग, क्या रिकॉर्ड है ओवरऑल? 300 हमजा, इस वक्त मोहम्मद रिजवान जो है, जिन प्लेयर ने 10 मैचेस कंप्लीट खेले हैं पीएसएल में,
उनके अगर हम स्टैट्स का एनालिसिस करें तो मोहम्मद रिजवान के पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड ये है कि रनिंग बिटवीन द विकेट से सबसे ज़्यादा रन्स की परसेंटेज जो है वो मोहम्मद रिजवान की है। जिस तरह भट्ट साहब ने पहले भी एक शो में तज़किरा किया, तो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 366 रन बनाए हैं, जिसमें से 160 रन उन्होंने हासिल किए हैं रनिंग बिटवीन द विकेट से। 43.7% रन जो है वो उन्हें भागकर बनाए हैं। जबकि बाबर आजम का अगर हम देखें तो उन्होंने भी 498 रन स्कोर किए हैं, जिनमें से 208 रन उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट से हासिल किए हैं। ये 41% बनते हैं। ठीक है जी, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना जी। ब्रेक के बाद वापस आते बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग, जिसके 10 के 10 खिलाड़ी सिर्फ 106 रन पर आउट हो गए। कैसे? एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के, जिसके 30 मैचेस कंप्लीट हो गए और कल जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, कोयटा ग्लेडिएटर की टीम जो है वो एक्सपोज होती हुई दिखाई दी। 106 रन पर पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। पहले हम विकेट्स देख लेते हैं जी। कोयटा ने 10 खिलाड़ी किस तरह से गंवाए, देन फिर उस पर बात करते हैं कि क्या इशू क्या आया उन्हें। आखिरी विकेट्स जो हमने देखी, उसामा मीर जिन्होंने कल जनाब 3.5 में 22 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। बट साहब इसी से जरा आ जाए, उसामा मीर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। PSL सीजन 9 उनके लिए आइडियल साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, उसामा मीर जिस तरह का वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड टूर उनका रहा, उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसे टूर्नामेंट की, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए, थोड़ा सा बहाल करने के लिए अपने नर्व्स को, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए और वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स फिर उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी आइडली। सो वेरी गुड फॉर हिम। लेकिन जहाँ तक कोयटा की डिसमिसल्स की बात है, तो कोयटा के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि जो इनके कप्तान है रायली रोसू, जो इनके बेस्ट प्लेयर हैं, वो फॉर्म में नहीं। बिल्कुल। और वो टोटल अभी तक शायद उनके 130-135 143 रन हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डेंट है और ये वो प्लेयर हैं जो अकेले मैच जिताने की सलाहियत रखते हैं और इनकी तरफ से बिल्कुल समझ लें जवाब है इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। तो इनका चलना बहुत जरूरी। जेसन रॉय, ये भी हो सकता है कि शान मसूद ने अपनी पोजीशन चेंज की है, रायली रूसो भी अपनी पोजीशन चेंज करके देखें, 4-5 पे पहले ही नीचे है, अब और नीचे चला जाए। बात यह है कि पोजीशन शान का तो ये मसला नहीं, इसका तो ओपन भी कर लेते हैं वैसे। जेसन रॉय क्योंकि फॉर्म में नहीं है, लेकिन T20 में ना ये पोजीशन चेंजेस का इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप रिजवान या बाबर की तरह पावर हिटर नहीं है तो आप फिर लोअर मिडल ऑर्डर में नहीं जा सकते, लेकिन नीचे वाला ऊपर ज़रूर जा सकता है, क्योंकि दायरे में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो आप आसानी से हिटें मार सकते हैं वहाँ पर। सो आई गेस के यहाँ पर इनका इशू है। और जेसन रॉय से भी वो वाली परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही जो एक्सपेक्ट की जाती हैं, जिस तरह के वो फ्री फ्लोइंग बैटर हैं। तो साउथ शकील फॉर्म में थे, कल वो रन आउट हो गए, उन्हें अच्छा बॉल हुआ लेकिन उन्हें पता ही नहीं था बॉल किधर और वो भाग पड़े और यासिर की डायरेक्ट हिट लगी। ख्वाजा नाफे एक मैच के बाद अभी तक उनकी तरफ से भी कह लीजिए कि सेकंड परफॉर्मेंस के सारे मुंतज़िर हैं। उमैर बिन यूसुफ को मौका दिया, उमैर बिन यूसुफ को भी मौका दिया गया, उन्होंने रन्स भी बनाए, बट नॉट इनफ, नॉट गुड इनफ टू विन देम अ गेम। सो अगेन इनके बैटिंग इश्यूज हैं और जो प्लेयर्स हैं कुछ अच्छे भी हैं लेकिन उनकी फॉर्म ही नहीं है, और जब फॉर्म ना हो तो फिर प्लेयर सारे बराबर ही हो जाते हैं। इसमें आप ये देखें कि शरफन रदरफोर्ड के जाने के बाद जो आखिरी 4 मैच इन्होंने खेले हैं उसमें इनकी कोयटा की टीम एक मैच में 118 पर आउट हुई, एक में 120 पर आउट हुई और कल ये 106 रन पर आउट हो गए हैं। और ये प्लेऑफ से पहले अगर इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आएगी तो फिर ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है रायली रूसो की कप्तानी पर भी, जो कि मुसलसल हमने देखा कि रायली रूसो खुद तो कामयाब नहीं हुए लेकिन टीम कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्लेऑफ में पहुंच गई। बहरहाल जी क्या कहते हैं कि अब टफ टाइम दिया जा सकता है, कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं? देखिए क्या कर लेंगे ये तब्दीली में, क्या मुझे तो इल्म नहीं है कि इनके पास बाहर कौन बैठा हुआ है, कोई ऐसा प्लेयर इम्पैक्ट वाला जिसका नाम हो, जो एक इफेक्टिव प्लेयर हो। आई थिंक ये उसकी बड़ी फॉर्म थी, SPL का बेस्ट प्लेयर हुआ और अनफॉर्चुनेटली मोइन भाई कोच थे जब वो SPL का बेस्ट प्लेयर हुआ उस टीम का, और वो कप्तान भी था और उन्होंने उसको कहीं इस्तेमाल नहीं किया। और ये उमैर बिन यूसुफ को उससे पहले इन्होंने खिला दिया, मेरी समझ से बाहर है, जिस तरह की वो एक्सपीरियंस्ड और फॉर्म में है, और इवन जो है उसको किसी की जगह भी यहाँ पे लाया जा सकता है और आप एक ओवरसीज को कम भी कर सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं। लेट्स सी जी प्लेऑफ में क्या तब्दीलियां करते हैं, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है इस प्लेऑफ में एक ही मैच खेल के बाहर होने की तैयारी में पूरी तरीके से शामिल हैं जी। आज के शो से इतना।